प्रिय मित्रों, आज मैं काफ़ी समय बाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज का विषय जो मैंने चुना है, जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, वह है सैडिज्म। सैडिज्म का अर्थ होता है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दूसरों को शारीरिक कष्ट देकर के या उनकी बेइज्जती करके, ह्यूमिलेशन करके अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को प्राप्त करता है। यानी कि यह वह परिस्थिति है जहाँ पे दूसरों को कष्ट दे करके और वह अपने सेक्स का आनंद प्राप्त करता है। इसे बहुत से लोग डिलाइट इन क्रूएल्टी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको एक्सट्रीम क्रूएलिटी यानी कि अत्यधिक कष्ट दे करके और आनंद प्राप्त करने की स्थिति भी कहते हैं। यह अर्थ मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से है, जबकि ब्रिटानिका, जो दूसरी एक बहुत ही विश्वसनीय डिक्शनरी मानी जाती है, एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स माना जाता है, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सेक्सुअल अर्जेस, सेक्सुअल इच्छाएं और ग्रेटिफिकेशन दूसरों को दर्द देके, दूसरे व्यक्ति को दर्द देके या दूसरे पार्टनर को दर्द देके प्राप्त किया जाता है। उनके अनुसार इस टर्म का, सैडिज्म का जो बनाया गया टर्म, क्रिएट किया गया टर्म, वह 19वीं शताब्दी के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम रिचर्ड वॉन क्राफ्ट एबिंग था, उन्होंने किया। उन्होंने यह किस रेफरेंस में किया? वो रेफरेंस था, यानी कि जिस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर के उन्होंने इसको कॉइन किया, इसको बनाया, वह थे मार्क्यूस डी सेडे। मार्क्यूस डी सेडे 18वीं शताब्दी के यानी 1700 में एक फ्रेंच नोबलमैन थे और जो अपने क्रॉनिकल्स निकालते थे अपनी इस प्रकार की सैडिस्टिक घटनाओं के आधार पर। तो उसको इसलिए उन्होंने, मार्क्यूस डी सेडे, वह नोबलमैन, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने क्रॉनिकल निकालते थे अपने एक्सपीरियंस, सैडिस्टिक एक्सपीरियंस के आधार पर, और जो काफ़ी पॉपुलर भी थे, तो उसके आधार पर उन्होंने इस सैडिज्म टर्म को बनाया, क्रिएट किया। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, सैडिज्म हमेशा या कभी-कभी, हमेशा तो नहीं, कभी-कभी मैसोचिज्म से भी लिंक्ड होता है, उससे भी इसका आधार होता है। यानी कि सैडिज्म का मतलब ये वो आनंद जो दूसरों को दर्द देके प्राप्त होता है, और मैसोचिज्म इसका उल्टा होता है जिसमें उसको आनंद स्वयं को दर्द प्राप्त कर दूसरे से, यानी कि दूसरे पार्टनर से, मेल फीमेल जो कोई भी हो, उससे दर्द प्राप्त कर उसको अपना सेक्सुअल आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग थे, पर बहुत से लोगों ने कहा कि साहब ये एक साथ ही एक व्यक्ति में हो सकते हैं। एक सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल इतिहास में
अवेलेबल है वो 19th सेंचुरी का है, और वो है पीटर कुर्टेन का। पीटर कुर्टेन 26 मई 1883 को पैदा हुए थे जर्मनी में, और जुलाई 2 1931 में उनकी डेथ हुई, यानी कि 1931 में मरे और 1883 में उनका जन्म हुआ था। यह एक जर्मन सीरियल किलर थे जो काफ़ी अपने समय में मशहूर हुए, और उन्होंने यूरोपियन सोसाइटी को काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस किया अपनी एक्टिविटीज से। खास करके सीरियल किलर के बिहेवियर को समझने में उनके व्यक्तित्व ने पूरे यूरोप को काफ़ी मदद की, और उसके साथ ही जो सेक्सुअल वायलेंस या सैडिज्म था उसको भी इस करैक्टर ने, इस व्यक्ति के व्यक्तित्व ने समझने के लिए काफ़ी मदद की। यानी कि उसका जो चरित्र था, उसका जो क्रियाकलाप था, उसने इन सब को समझने में काफ़ी मदद दी। आओ जरा देखते हैं कुर्टेन की व्यक्तिगत हिस्ट्री में। कुर्टेन जो है अपने 13 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे था, और बचपन से ही वह बहुत वायलेंस करता था, वायलेंट बिहेवियर था उसका, लड़ना झगड़ना मारपीट ये उसको बचपन से ही शुरू थी। उसके पिता एक बहुत ही शराबी थे, और शराब पी के वो काफ़ी लोगों से झगड़ा फसाद करना, अब्यूज़ करना, ये उनकी बहुत बड़ी आदत थी। और वो जेल में भी 3 साल तक रह के आए थे। अपनी ही एक बहन को इनके पिता यानी कि कुर्टेन के पिता, वो भी 3 साल जेल में रह कर के आए थे। अपनी ही बहन को 13 साल की उम्र में मोलेस्ट करने के लिए, मारपीट करने के लिए और सेक्सुअल असल्ट करने के लिए वो 3 साल की सज़ा भुगत के आए थे। लेकिन कुर्टेन जो है, जैसे हमने कहा कि बचपन से ही बड़ा वायलेंट था, उसने 10 साल की उम्र तक अपने 2 स्कूलमेट्स को, स्कूल के साथियों को मर्डर कर दिया था। यानी 10 साल तक वो 2 मर्डर भी कर चुका था। और टीन एजेस में आते आते वह इतना शरारती और इतना ज़्यादा चोरी चकारी और अन्य दुर्घटनाओं करने में माहिर हो गया था कि वह 30 बार जेल में जा चुका था। यानी कि 14-15 से 18-19 साल की उम्र तक वो 30 बार जेल के चक्कर काट चुका था। 30 बार छोटे मोटे सब ऑफेंसेस मिला करके, दुर्घटनाएं मिला करके वो 30 बार जेल में घूम आया था। उसने फरवरी से लेकर नवंबर तक 1929 में 1929 में उसने बहुत ही सीरियल मर्डर किए जो बहुत ही ब्रुटल थे, और उन ब्रुटलिटी को उन व्यक्तियों के शरीर पे देख के ये अंदाज़ा लग जाता था आसानी से कि उसको दूसरे लोगों को टॉर्चर करने में, कष्ट देने में, दुख देने का मरने से पहले उसको अत्यधिक आनंद आता था। यानी कि उसने सारे अपने विक्टिम्स को बहुत ही कष्टदायक वुंड्स और चोटें पहुंचा करके मारता था, और इसीलिए वो सैडिस्टिक मर्डरर के नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। ये सैडिस्टिक मर्डर जो है, या सैडिस्टिक लोग जो हैं, या सैडिज्म जो है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। या सैडिस्टिक लोग जो हैं, या सैडिज्म जो है, उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो हमने पहले डिस्कस किया, सैडोमैसोचिज्म, जहाँ पे सैडिज्म यानी कि दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को तकलीफ दे के, दूसरों को दर्द दे के, दूसरों को चोटें दे के उसको स्वयं को आनंद प्राप्त होता है, सेक्सुअल आनंद प्राप्त होता है। और वहीं मैसोचिज्म यानी कि उसको खुद को भी दूसरों से दर्द इन्फ्लिक्ट करवा करके
यानी कि दर्द लेकर के दूसरों से में भी वो आनंद प्राप्त करता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को नाम दिया गया सैडो मैसोचिस्टिक, जिसमें सैडिज्म और मैसोचिज्म दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको अब कहा जाता है कि ये ऑब्सोलीट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन क्यों कहा जाता है ऑब्सोलीट टर्मिनोलॉजी, पहले तो ये समझेंगे। क्योंकि इस DSM-3 जो साइकेट्री और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को, बीमारियों को क्लासिफाई करता है, उसमें इंक्लूड कर लिया गया था एज ए बीमारी। यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को DSM-3 में इंक्लूड कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था एज ए मानसिक बीमारी। लेकिन DSM-5 में उसके बाद जब आया तो उसमें इसको हटा दिया गया और उसके बाद से इसको एक बीमारी के रूप में नहीं रखा गया। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये ऑब्सलीट टर्म है, ये बेकार टर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता, यह एक मिला जुला प्रेजेंटेशन है। फिर है सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। उसकी हम बात कर ही चुके हैं कि जिसमें शारीरिक प्रश्न वो लेता है अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए। तो ये 3 प्रकार के सैडिज्म जो है वह समाज में देखे जा सकते हैं। अब जरा हम सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिसको DSM-5 ने निकाल दिया साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से, साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल डिजीज क्लासिफिकेशन से, उसके बारे में क्या हमें जानकारी है ना। इसमें व्यक्ति नेचुरली, जैसा हमने कहा, वो सैडिस्टिक होता है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता है, दूसरे इंडिविजुअल्स को, साथियों को, लोगों को, समाज को, सबको उसको कष्ट दे करके, और उसको एक इंडिविजुअल प्लेजर मिलता है। अब प्लेजर 2 तरह का है, एक सेक्सुअल प्लेजर है, एक नॉन सेक्सुअल प्लेजर है। उसको दोनों तरह के मिलते हैं, यानी कि उसको दूसरों को कष्ट दे करके अपने आप को संतुष्टि भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, और कुछ लोगों को सेक्सुअल आनंद होता है। अब जो सैडिस्टिक, जिनको कि जनरल आनंद एक मिलता है इससे, वो हमेशा दूसरे लोगों को परेशान करते रहते हैं बेवजह ही, बिना मतलब ही। वो ऐसे लोग अगर अच्छी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं तो वो ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे कि लोगों को बहुत दिक्कत हो, उनको परेशानी हो, दुख हो, और जितना लोग दुख और परेशानी को जाहिर करेंगे उसको अपने आप को उतना ही आनंद महसूस होता है, वो अपने आप को उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण समझने लगता है। इस तरह के अक्सर व्यक्ति आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे या पॉलिटिकल पोजीशंस पे मिल जाएंगे, जो ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि आम लोगों को, दूसरे लोगों को अत्यधिक तकलीफ हो। ये एक तरह का उनको आनंद देता है। दूसरे तरह का आनंद, जैसे हमने साइकेट्री और साइकोलॉजिकल कंडीशंस को, बीमारियों को क्लासिफाई करता है, उसमें इंक्लूड कर लिया गया था एज ए बीमारी। यानी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को DSM-3 में इंक्लूड कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था एज ए मानसिक बीमारी। लेकिन DSM-5 में उसके बाद जब आया तो उसमें इसको हटा दिया गया और उसके बाद से इसको एक बीमारी के रूप में नहीं रखा गया। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, ये ऑब्सलीट टर्म है, ये बेकार टर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता, यह एक मिला जुला प्रेजेंटेशन है। फिर है सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। उसकी हम बात कर ही चुके हैं कि जिसमें शारीरिक प्रश्न वो लेता है अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए। तो ये 3 प्रकार के सैडिज्म जो है वह समाज में देखे जा सकते हैं। अब जरा हम सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जिसको DSM-5 ने निकाल दिया साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से, साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजिकल डिजीज क्लासिफिकेशन से, उसके बारे में क्या हमें जानकारी है ना। इसमें व्यक्ति नेचुरली, जैसा हमने कहा, वो सैडिस्टिक होता है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहता है, दूसरे इंडिविजुअल्स को, साथियों को, लोगों को, समाज को, सबको उसको कष्ट दे करके, और उसको एक इंडिविजुअल प्लेजर मिलता है। अब प्लेजर 2 तरह का है, एक सेक्सुअल प्लेजर है, एक नॉन सेक्सुअल प्लेजर है। उसको दोनों तरह के
मिलते हैं, यानी कि उसको दूसरों को कष्ट दे करके अपने आप को संतुष्टि भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, और कुछ लोगों को सेक्सुअल आनंद होता है। अब जो सैडिस्टिक जिनको कि जनरल आनंद एक मिलता है इससे, वो हमेशा दूसरे लोगों को परेशान करते रहते हैं बेवजह ही, बिना मतलब ही। वो ऐसे लोग अगर अच्छी पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं तो वो ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे कि लोगों को बहुत दिक्कत हो, उनको परेशानी हो, दुख हो, और जितना लोग दुख और परेशानी को जाहिर करेंगे उसको अपने आप को उतना ही आनंद महसूस होता है, वो अपने आप को उतना ही बड़ा और महत्वपूर्ण समझने लगता है। इस तरह के अक्सर व्यक्ति आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे या पॉलिटिकल पोजीशंस पे मिल जाएंगे जो ऐसे कानून बनाएंगे जिससे कि आम लोगों को, दूसरे लोगों को अत्यधिक तकलीफ हो। ये एक तरह का उनको आनंद देता है। दूसरे तरह का आनंद, जैसे हमने बताया कि उसमें उसको एक परवर्जन है उसमें, मतलब इसी सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में यह एक तरह का उसका परवर्जन बन जाता है। परवर्जन जाने के एक कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है। वह उसको दूसरों के साथ में इस तरह का व्यवहार करना ही करना है, या दूसरों के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे अपने क्लासरूम हो, चाहे अपने खेल में खेल रहा हो, या किसी और व्यक्तियों से समाज में बात कर रहा हो, हर जगह वो इस तरह की एक व्यवस्था क्रिएट करना चाहेगा, इस तरह की एक परिस्थिति क्रिएट करना चाहेगा कि लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, और उस तकलीफ से उसको आनंद आता है, और ये परवर्जन की तरह बन जाता है, यानी कि उसके एक हैबिट बन जाता है, और वो नहीं रोक पाता अपने आप को। बहुत जगह शायद वो रोकना भी चाहता हो, जैसे मान लीजिए परिवार में शादी है या कोई बहुत अच्छा फंक्शन है और वो उसका मन कर रहा हो, उसकी फैमिली में ही हो, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता, एक को परवर्ट बन जाता है और उसको कर ही बैठता है, जिसमें कभी कभी परिवार के लिए अत्यधिक मुश्किलात की स्थिति क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा ये फिजिकल वायलेंस ही नहीं करते, इनको खाली फिजिकल वायलेंस या शारीरिक कष्ट देकर ही आनंद नहीं आता, इनको दूसरे लोगों को इमोशनल कष्ट देकर दूसरे तरह का आनंद, जैसे हमने बताया कि उसमें उसको एक परवर्जन है उसमें, मतलब इसी सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में यह एक तरह का उसका परवर्जन बन जाता है। परवर्जन जाने के एक कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है। वह उसको दूसरों के साथ में इस तरह का व्यवहार करना ही करना है, या दूसरों के लिए, चाहे परिवार हो, चाहे अपने क्लासरूम हो, चाहे अपने खेल में खेल रहा हो, या किसी और व्यक्तियों से समाज में बात कर रहा हो, हर जगह वो इस तरह की एक व्यवस्था क्रिएट करना चाहेगा, इस तरह की एक परिस्थिति क्रिएट करना चाहेगा कि लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, और उस तकलीफ से उसको आनंद आता है, और ये परवर्जन की तरह बन जाता है, यानी कि उसके एक हैबिट बन जाता है, और वो नहीं रोक पाता अपने आप को। बहुत जगह शायद वो रोकना भी चाहता हो, जैसे मान लीजिए परिवार में शादी है या कोई बहुत अच्छा फंक्शन है और वो उसका मन कर रहा हो, उसकी फैमिली में ही हो, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता, एक को परवर्ट बन जाता है और उसको कर ही बैठता है, जिसमें कभी कभी परिवार के लिए अत्यधिक मुश्किलात की स्थिति क्रिएट हो जाती है। उसके अलावा ये फिजिकल वायलेंस ही नहीं करते, इनको खाली फिजिकल वायलेंस या शारीरिक कष्ट देकर ही आनंद नहीं आता, इनको दूसरे लोगों को इमोशनल कष्ट देकर के भी बहुत आनंद आता है। इसलिए वो इमोशनल लेवल पे भी चाहेंगे कि दूसरे उनके दो मित्रों को, परिवार के लोगों को, भाई बहनों को, या दूसरे जो भी उनके संपर्क में हैं, उनके लिए वो इमोशनल ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करें कि वो उलझ करके उनमें कष्टदायक जीवन जिए, और उसमें उनको बहुत आनंद आता है, बहुत ही उनको खुशी महसूस होती है। तो ये इसको कहते हैं इमोशनल वायलेंस। अब आता है कि एक अलग टर्मिनोलॉजी इसी के संबंध में की गई है और लोग उसके अलग से चर्चा करते हैं, जिसको हम कहते हैं BDSM। अब BDSM में क्या है कि पहले तो ये दो
जो व्यक्ति हैं मेल और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि औरत और आदमी हो सकते हैं, या दोनों आदमी भी हो सकते हैं, या दोनों औरतें भी हो सकती है। यह उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें 4 स्थितियां वो एक साथ करते हैं जिससे कि जो पैसिव पार्टनर है, क्योंकि उसमें नेचुरली एक एक्टिव पार्टनर का रोल करेगा जो प्लेजर सीकर है, और दूसरा जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो अपने आप को वॉलंटियर करेगा कष्ट के लिए, और उसमें उसको मैसोचिस्टिक आनंद प्राप्त होगा। तो ये 4 तरह का परिस्थितियां वो अक्सर क्रिएट करते हैं। उसको BDSM का स्पेशल नाम दिया गया है। सो सबसे पहली बात है ये कंसेंजुअल होता है, अब एक दूसरे की मर्जी से, इच्छा से होता है, और उसमें जो तरीके अपनाए जाते हैं वो 4 तरह के तरीके अपनाए जाते हैं जो BDSM से के जो लेटर हर लेटर से संबंधित है। जैसे B से बॉन्डेज यानी कि बांधना अपने आप को, तो उसमें एक पार्टनर वॉलंटियर कर सकता है, जो मैसोचिस्टिक पार्टनर है वो वॉलंटियर कर सकता है कि मेरे को बांध दो। तो उसमें अक्सर ब्रेस्ट रीजन, आर्म्स, ये जो है इनको बांध करके थोड़ा कष्ट क्रिएट किया जाता है। तो जो बंधवाने वाला है उसको एक सेल्फ मैसोचिस्टिक आनंद मिलता है, और जो इन्फ्लिक्ट करने वाला है उसको सैडिस्टिक आनंद मिलता है। तो इसलिए एक सैडो मैसोचिज्म का कंबाइंड मीन्स फीचर है, कंबाइंड परिस्थिति है। इसमें दोनों आदमी अपने अपने रोल की अदला बदली भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अक्सर सैडिज्म और मैसोचिज्म एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर वो एक साथ दोनों व्यक्तियों में हैं तो वो अपने अपने रोल जो है वो पलट भी सकते हैं। तो इसमें B से बॉन्डेज, D से डोमिनेशन, S से सबमिशन और M से मैसोचिज्म। तो ये चारों एक्टिविटी जो वो एक साथ की जाती हैं, और इसमें दोनों में अक्सर देखा गया है कि उनमें सैडो मैसोचिज्म का प्रवर्जन दोनों में देखा गया है। तो ये एक इसका वर्णन था बहुत ही संक्षेप में। इनके ऊपर अलग अलग परिस्थितियों पे हम डिटेल में फिर कभी समय समय पर बात करेंगे। धन्यवाद।